अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन मैन। इंसान के अंदर कैसे होम्योस्टेसिस जो भी सिस्टम है वो कैसे मेंटेन रहता है, यानी कि उसका एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन रहता है। तो अब इंसान के अंदर जो होम्योस्टेसिस है वो वेल डेवलप्ड है, यानी कि दूसरे जानदारों से वेल डेवलप्ड है, ज़्यादा अच्छा है। अब 3 ऑर्गन्स हैं इंसानों के अंदर जो कि होम्योस्टेसिस करवाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे जो बुक के अंदर बताया गया है स्किन और लंग्स, और तीसरा नंबर जो है वो है किडनीज। तो ये 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस करवाते हैं। अब स्किन क्या है? स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी हिस्से हैं, सबसे जो बड़ा ऑर्गन है कौन सा? स्किन है। स्किन एक तो लार्जेस्ट ऑर्गन हो गया, और क्या होता है कि ये हमें हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मुराद कि जो भी जानदार, जो भी वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह बाहर से आते हैं तो हमारे स्किन तक ही रह जाते हैं, स्किन को क्रॉस नहीं कर पाते। उसके बाद लंग्स क्या काम करते हैं? ये मेंटेन करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जिस्म के अंदर, हमारे अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन कौन करते हैं? लंग्स। और किडनीज जो है ये क्योंकि फिल्टर के तौर पर काम करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर वाटर वगैरह बैलेंस करना किडनी का काम है। तो हम तीनों का स्ट्रक्चर और तीनों के फंक्शंस बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्किन को पढ़ते हैं कि स्किन का क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या काम है। स्किन जो है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर इसके स्किन के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। कितनी? 3 लेयर्स। 3 लेयर्स के नाम क्या हैं? सबसे पहली जो स्किन की लेयर है, यानी कि जो बार बार हमें महसूस होती है, उसे कहते हैं एपिडर्मिस। उससे अंदर वाली जो है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस, यानी कि बिल्कुल जो अंदर होती है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस, और जो बीच वाली होती है उसे कहते हैं डर्मिस। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, बीच वाली डर्मिस, और सबसे जो लास्ट वाली है उसे क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। अब इन तीनों के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं? अब ये जो एपिडर्मिस है, सबसे बाहर वाली लेयर, इसके अंदर क्या होते हैं? ये जो बनी हुई होती है ये डेड सेल से बनी होती है। डेड सेल से बनी होती है, जिनके अंदर एक किस्म की प्रोटीन पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? केराटिन प्रोटीन। ये केराटिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसके पास कोई भी नसें वगैरह या ब्लड वेजल्स कुछ भी नहीं होता, सिर्फ केराटिन प्रोटीन डेड सेल से बनी होती हैं। उन डेड सेल्स के अंदर ये केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी कि अगर हमारी ये एपिडर्मिस अगर कट की जाए तो इससे खून वगैरह नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ब्लड वेजल्स नहीं है। और डर्मिस जो है, इसके अंदर बाकी जो भी चीजें हैं वो इस डर्मिस के अंदर पाई जाती हैं। क्या क्या चीजें होती है? हमारे ब्लड वेजल्स, हमारे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जैसे हमें किसी ने टच किया या हमें गर्मी लग रही है, ये हमारे स्किन के पास ये रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो कि हमारे दिमाग के पास मैसेज लेकर जाते हैं कि हम बताते हैं कि हमें किसी ने टच किया है, या हमें गर्मी लग रही है, या हमें दर्द हो रहा है। तो ये इतने जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं उन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स। तो वो रिसेप्टर्स भी इस डर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। और हमारे जो बालों की जड़ है, हेयर फॉलिकल, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो हमें पसीना आता है, तो पसीना क्या कहते हैं? स्वेट। तो स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि पसीना पैदा करने वाले गुदूद, वो भी डर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स वगैरह, जो भी सारी की सारी चीजें हैं वो इस डर्मिस के अंदर पाई जाती हैं। और अगर हाइपोडर्मिस की बात करें, क्योंकि ये सबसे अंदर होती है, तो ये बनी होती है फैट से। किस चीज से? फैट से बनी होती है, चर्बी से बनी होती है। बाकी कोई मतलब कोई स्ट्रक्चर वगैरह इनके अंदर नहीं होती। तो ये स्किन का स्ट्रक्चर था कि कैसे उनके अंदर ये 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो डेड सेल से बनी होती है, जिनके अंदर केराटिन प्रोटीन पाई जाती है।
डर्मिस जो है इसके अंदर बाकी जो ब्लड वेसल्स हो गए, रिसेप्टर्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, या पेन रिसेप्टर्स हो गए यानी कि जो दर्द हमें होता है, तो सारी की सारी डर्मिस के अंदर पाई जाती है। और हाइपोडर्मिस जो है ये सिर्फ फैट से बनी होती है, बाकी कोई स्ट्रक्चर वगैरह दूसरे इनके पास नहीं मौजूद होती। तो ये स्ट्रक्चर था। अब इसका अगर हम काम देखें कि होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करती है स्किन, क्योंकि हमें होम्योस्टेसिस पढ़ना है। तो होम्योस्टेसिस यानी कि बॉडी के अंदर कोई जो एनवायरनमेंट है उसे मेंटेन करना। अभी कैसे मेंटेन करता है, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर का अगर हम एग्जांपल दें तो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या होगा, मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा। अब हमारे वैसे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड। अब 37 सेंटीग्रेड से अगर बढ़ेगा या कम होगा, तो दोनों कंडीशन में इनको यानी कि मेंटेन करना 37 पर लाना लाजमी है। इसी को 37 पर लाने को हम क्या कहते हैं, होमोस्टेसिस यानी कि मेंटेन करना एनवायरनमेंट को। तो अब मिसाल के तौर पर 37 से क्या हुआ, राइज हुआ, इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, 38 हुआ या कितना भी हुआ, तो उसके अंदर क्या क्या होंगे हमारे जो इसके अंदर स्किन के अंदर क्या क्या चीज़ें की जाएंगी। तो सबसे पहले जो काम करवाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वेट प्रोड्यूस कराते हैं। हमारे स्किन से स्वेट निकलेगा, जिसकी वजह से जब स्वेट ये निकल कर हमारे स्किन के बाहर आएगा तो क्या होगा, फिर वो स्वेट यानी कि पानी की फॉर्म में बाहर आएगा, तो वो फिर क्या होगा, एवापोरेट होगा। और जब एवापोरेशन होती है, क्योंकि एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, एवापोरेशन जब भी होती है तो जिस जगह से एवापोरेशन हो रही है वो जगह क्या होती है, ठंडी होती है। मिसाल के तौर पर ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये पानी है, इसको आपने हीट दी। अब जैसे हीट देंगे तो ये क्या होगा, इसका पानी बहुत गर्म हो जाएगा। अब ये पानी क्या होगा, एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये पानी जब यहाँ से जा रहा है तो अपने साथ यहाँ से कुछ, ये मिसाल एक मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहा है तो ये अपने साथ यहाँ से कुछ हीट लेके हो जाता है। तो ये जो हीट इसके पास गई वो इसके पास कम हो गई, तो इसीलिए कहते हैं कि एवापोरेशन जो प्रोसेस है वो एक कूलिंग प्रोसेस है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ गया यानी गर्मी बढ़ गई हमारे जिस्म के अंदर, तो क्या होगा, जब स्वेट प्रोड्यूस होगा तो स्वेट की एवापोरेशन होगी। जब स्वेट एवापोरेट होगा तो वो एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो होगा वो ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर नॉर्मल आएगा, नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आ जाएगा। स्वेट प्रोड्यूस और क्या होती है, वीजोडाइलेशन। वीजोडाइलेशन किसे कहते हैं कि ब्लड वेसल्स हैं उन्हें क्या करना, बड़ा कर देना। तो हमारे जिस्म के अंदर जब मैंने बताया कि डर्मिस के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जब ब्लड जा रहा होता है तो उनको क्या कर दिया जाता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो इनको इंक्रीज यानी कि वीजोडाइलेशन किसे कहते हैं, इनको चौड़ा करना, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करना। और जब ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी तो इनमें से ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा। जब ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होती है, हीट होती है, तो वो यहाँ से हीट ज़्यादा बाहर जाएगी क्योंकि ये स्किन के पास मौजूद है। तो ये प्रोसेस होते हैं कि जब भी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जब टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज हो, तो कौन से प्रोसेस होते हैं वो देखने हैं। डिक्रीज यानी कि 37 सेंटीग्रेड नॉर्मल है, उसमें से अगर टेम्परेचर कम हो जाए, गिर जाए, तो क्या कौन कौन से प्रोसेस होंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं, यानी कि अभी जो प्रोसेस पढ़े इनके सारे के सारे उलट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स जो कि स्वेट प्रोड्यूस कर रहे थे उनको स्वेट प्रोड्यूस करने से रोका जाता है कि वो पसीना ना बनाए, और वीजो कॉन्ट्रैक्शन होती है। वीजो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वीजो डायलेशन का उलट है। वीजो डायलेशन के क्या अंदर क्या हो रहा था, जो ब्लड वेसल्स थे उनको क्या कर रहा था, मोटा किया जा रहा था। अब वीजो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल मोटी हमको क्या किया जाएगा, पतला किया जाएगा, ताकि इनमें से कम ब्लड फ्लो हो और कम हीट लॉस हो, क्योंकि टेम्परेचर पहले ही क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। और जो तीसरी बात है वो क्या है, इरेक्शन ऑफ हेयर। इरेक्शन ऑफ हेयर यानी कि क्या किया जाता है कि बाल हमारे स्किन के ऊपर क्या है, जैसे बाल है, बालों क्या करते हैं, इरेक्शन यानी कि इनको खड़ा कर देना, जैसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो
ऐसे बाल क्या होते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो नीचे मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हो गए तो ये बाल खड़े हो जाएंगे। जब बाल खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा कि बाहर से जो हवा आएगी वो इनके अंदर आकर ऐसे जमा हो जाएगी। हवा यहाँ पर जमा होकर यहाँ पर एक लेयर बना देगी, यानी कि इंसुलेटिंग लेयर। ये इंसुलेटिंग लेयर जो होगी हीट के लॉस को बचाएगी। तो ये प्रोसेस होते हैं जब भी हमारे जिस्म के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है। जो जब बढ़ता है तो क्या क्या होते हैं, और जब कम होता है तो उसके सारे के सारे उलट होते हैं। और एक और जो काम करवाया जाता है टेम्परेचर डिक्रीज करते वक्त, वो क्या होता है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। हमारा जो जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो भी रिएक्शन खाना वगैरह हजम होता है या जो भी रिएक्शन होती है उनको क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अब जब जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, यानी कि टेम्परेचर की जरूरत है, तो क्या होगा, जब इनको बढ़ा दिया जाएगा तो इनके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? प्रोड्यूस हीट। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर दोबारा मेंटेन हो जाता है। तो ये इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, इसलिए अगर सर्दी होती है तो हमें भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया।